हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के एसएसटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पेपर है मई 2016 वाला। इसके पहले के भी जितने पेपर हुए हैं वो सॉल्व कर चुके हैं, उनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की क्लास भी चल रही है, हिस्ट्री और जियोग्राफी की, तो आप लोग वो क्लास भी देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वह बहुत हेल्प करती है एसएसटी में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा क्लास 6 to 8 हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी। तो आप लोग वो क्लास भी अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, जैसा कि चोल अभिलेखों में उल्लिखित है कि ब्रह्मदेव उपहार में दी गई भूमि होती थी, वह निम्नलिखित में से किसको दी जाती थी? एज मैंशनड इन ए चोल इंस्क्रिप्शंस, ब्रह्मदेव वाज गिफ्टेड लैंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड इट बीन गिफ्टेड? पहला विकल्प है मंदिरों को, दूसरा है ब्राह्मणों को, तीसरा है जैन संस्थाओं को और चौथा है स्कूलों को। तो चोल अभिलेखों में उल्लिखित है ब्रह्मदेव उपहार में दी गई भूमि होती थी, वह ब्राह्मणों को दी जाती थी। दूसरा विकल्प इसमें सही है और ये भूमि जो है कर मुक्त होती थी। दूसरा विकल्प इसमें सही है, ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी में बड़े भूस्वामी और योद्धा विभिन्न क्षेत्रों में किस नाम से जाने जाते थे? In the 7th century, big landlords or warrior chiefs in different regions were known as। पहला विकल्प है महासामंत, दूसरा है अमात्य, तीसरा है महामात्य और चौथा है सामंत। तो 7वीं शताब्दी में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार विभिन्न क्षेत्रों में जिस नाम से जाने जाते थे वह है सामंत। चौथा विकल्प इसमें सही है। तो ये जो सामंत होते थे, इनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने राजाओं या अधिपतियों के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में उपस्थित हों और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। और जैसे ही ये सामंत जो हैं शक्ति और धन प्राप्त कर लेते थे तो खुद को महासामंत, महामंडलेश्वर घोषित करते थे। तो ये भी याद रखना है इनके साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके समय वेट्टी कर नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था? पहला विकल्प है चोल, दूसरा है गुप्त, तीसरा है पाल और चौथा है चालुक्य। तो वेट्टी कर जो है नगद के बजाय श्रम के रूप में लिया जाता था चोल राजवंशों के समय में। पहला विकल्प इसमें सही है। तो ये जो चोल राजवंश है, ये दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक माना जाता है और इन्हीं के समय में वेट्टी कर नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था और यह आम लोगों से लिया जाता था। आम लोगों को बिना किसी मजदूरी के राजा या उनके गांव के जमींदारों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो ये याद रखना है वेट्टी कर के बारे में। अगला प्रश्न है, 1772 में ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत एक नई न्याय व्यवस्था दीवानी अदालत स्थापित की गई। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दीवानी अदालतों का मुखिया होता था? पहला विकल्प है प्रेसिडेंसी के गवर्नर, दूसरा है गवर्नर जनरल, तीसरा है विभिन्न धार्मिक समुदायों से विधि शास्त्री और चौथा है यूरोपीय जिला कलेक्टर। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, यूरोपीय जिला कलेक्टर। तो 1772 से न्याय की एक नई प्रणाली की स्थापना हुई जिसमें दो अदालतें थीं, एक आपराधिक अदालत जिसे फौजदारी अदालत कहा जाता था और एक दीवानी अदालत। और दीवानी अदालत का जो मुखिया है वह यूरोपीय जिला कलेक्टर होता था। चौथा विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न है, चीन के ताइपिंग विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला विकल्प है, विद्रोह चीन में परंपरागत रूप से प्रचलित ईसाई धर्म के विरोध में था। दूसरा है, आंदोलन का उद्देश्य ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना था जहां किसी की निजी संपत्ति नहीं होगी और न सामाजिक वर्गों के बीच कोई भेद होगा। तीसरा है, यह विशाल जन विद्रोह चीन के उत्तरी भाग में उठा था। और चौथा है, चीन में तैनात अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने विद्रोह को दबाने में किंग साम्राज्य के बादशाह की मदद नहीं की। तो चीन के ताइपिंग विद्रोह के बारे में जो सही है वह दूसरा विकल्प है, आंदोलन का उद्देश्य ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना था जहां किसी की निजी संपत्ति नहीं होगी और न सामाजिक वर्गों के बीच कोई भेद होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र शैलियों में से किसमें भारत को एक अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सैलानियों को पड़ताल करनी थी? पहला विकल्प है भित्ति चित्र चित्रशैली, दूसरा है मनोहारी भूदृश्य चित्रशैली, तीसरा है खर्रा चित्रशैली और चौथा है रूप चित्रकारी चित्रशैली। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, मनोहारी भूदृश्य चित्रशैली। तो इसमें याद रखना है कि थॉमस डैनियल और उनके भतीजे विलियम डैनियल इस परंपरा के अंतर्गत चित्रित करने वाले कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध थे। तो इन दोनों लोगों का नाम याद रखना है, थॉमस डैनियल और उनके भतीजे विलियम डैनियल। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित पठारों में से किसमें पाया जाता है? पहला विकल्प है पूर्वी अफ्रीकी पठार, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, तीसरा है तिब्बत का पठार और चौथा है भारत का छोटा नागपुर पठार। तो हुंडरू जलप्रपात वह जो है यह भारत के छोटा नागपुर पठार में है। चौथा विकल्प इसमें सही है। तो यह झारखंड राज्य में रांची पुरुलिया राजमार्ग पर स्थित एक झरना है, ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक एक अंश देशांतर पर स्थानीय समय बदलता है। पहला विकल्प है 2 मिनट, दूसरा है 6 मिनट, तीसरा है 1 मिनट और चौथा है 4 मिनट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 अंश घूमती है। तो 360 अंश घूमती है कितने में? 24 घंटे में। तो 24 से इसे भाग देंगे तो आएगा 15 अंश, यानी कि 1 घंटे में घूमती है कितना? 15 अंश। और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। तो 15 बटे में 60, 15 एकन 15 और 15 चौके 60, यानी 1 अंश देशांतर पर स्थानीय समय बदलता है 4 मिनट। चौथा विकल्प इसमें सही है। ये कैसे निकाला जाता है ये भी बता दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सबसे कम समय लेता है? पहला विकल्प है बुध, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है नेपच्यून। तो अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सबसे कम समय लेता है बृहस्पति यानी जुपिटर। तीसरा विकल्प इसमें सही है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, ये बात याद रखना है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं। तो ये प्रश्न भी याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित द्वीप समूहों में से कौन सा समूह समान अक्षांश पर स्थित है? पहला विकल्प है बहामास द्वीप और श्रीलंका, दूसरा है बकेर द्वीप और कोरोलिन द्वीप, तीसरा है क्लिपर्टन द्वीप और कुक द्वीप और चौथा है टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप। तो समान अक्षांश पर स्थित हैं टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप। चौथा विकल्प इसमें सही है। टोंगा द्वीप समूह के बारे में जान लीजिए। यह एक पोलिनेशियन देश है
और एक द्वीप समूह भी है जिसमें 169 द्वीप हैं, जिनमें 36 द्वीप बसे हुए हैं। और मॉरिशस द्वीप समूह के बारे में, तो मॉरिशस अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट से दूर एक द्वीप है जो हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, जब लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तब लंदन से 15 अंश पूर्व में स्थानीय समय क्या होगा? तो अभी एक प्रश्न जो आया था उसमें, तो 15 अंश के लिए समय कितना लगेगा? 60 मिनट अभी बताया था सॉल्व करके। एक जो प्रश्न आया था 60 मिनट यानी 1 घंटा। पूर्व में है तो 1 घंटे आगे होगा, यानी कि दोपहर के 1 बजे होंगे। तीसरा विकल्प इसमें सही है। 12 बजे हैं, 1 घंटे आगे हो जाएगा, 1 बजा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरों में से किसमें पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है? पहला विकल्प है आर्कटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर और चौथा है अटलांटिक महासागर। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है प्रशांत महासागर में। तीसरा विकल्प इसमें सही है, पैसिफिक ओशियन। इस गहरे भाग का नाम क्या है? तो मेरियाना गर्त इसका नाम है। तो नाम भी याद रखना है और किसमें स्थित है? प्रशांत महासागर में, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री को सामान्यतः जाना जाता है। पहला विकल्प है पूर्वी घाट, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है अरावली और तो सह्याद्री को सामान्यतः जाना जाता है पश्चिमी घाट के नाम से। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लिखा है ओयासियो महासागरीय धारा गर्म धारा है जबकि क्यूरोसियो ठंडी धारा है। दूसरा है ब्राजीलियन और कैलिफोर्निया धाराएं गर्म धाराएं हैं। तीसरा है लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों ही ठंडी धाराएं हैं। और चौथा है लेब्राडोर महासागरीय धारा ठंडी है जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो चौथा विकल्प इसमें सही है, लेब्राडोर महासागरीय धारा ठंडी धारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। ठंडी धाराएं कौन कौन सी हैं? कैनरी करंट, लेब्राडोर करंट, फॉकलैंड करंट, दक्षिण अटलांटिक बहाव और बेंगुएला करंट। गर्म धाराएं कौन कौन सी हैं? उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा, भूमध्य रेखीय काउंटर करंट, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और ब्राजीलियाई। तो ये हैं गर्म धाराएं। तो इन सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूर्य एवं चंद्रमा के पृथ्वी की सतह पर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निम्नलिखित में से किस महासागरीय परिसंचरण की उत्पत्ति होती है? ये जो PDF है क्लियर नहीं है, इसलिए मैं सभी प्रश्नों को बोलती जा रही हूँ, सभी विकल्प भी पढ़ती जा रही हूँ। पहला विकल्प है महासागर धाराएं, दूसरा है ज्वार भाटे, तीसरा है सुनामी और चौथा है तरंगें। तो सूर्य एवं चंद्रमा के पृथ्वी की सतह पर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। दूसरा विकल्प इसमें सही है, टाइड्स। चंद्रमा और सूर्य द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बलों के संयुक्त प्रभावों और पृथ्वी के घूर्णन के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि और गिरावट होती है। इसे ही ज्वार भाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पछुआ पवनों की मुख्य विशेषता ज्ञात कीजिए। लिखा है ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। दूसरा है ये स्थायी रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर चलती रहती हैं। तीसरा है ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और चौथा है ये स्थायी पवनें हैं। तो पछुआ पवनें जो हैं ये स्थायी पवनें हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है, दे आर परमानेंट विंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दो स्तंभों का मिलान कीजिए। मिलान करना है इसमें, तो चलिए मिलाते हैं। ज्वार भाटा क्या है? जल का सामयिक उठना और गिरना। दूसरे को मिलाएंगे ए से।
सुनामी, तेज भूकंपी तरंगें, इसे बी से मिलाएंगे। तरंगें क्या है? महासागरीय जल का लगातार उठना और गिरना, इसे सी से मिलाएंगे। और धाराएं, इसे डी से मिला देंगे। महासागरीय सतह पर निश्चित दिशाओं में नियमित रूप से बहने वाले जल के प्रवाह। तो दूसरे का ए और पहले का सी, तीसरे का बी, इस क्रम में पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडल की विभिन्न परतों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो पृथ्वी की सतह के पास सबसे पहले होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। पहला विकल्प इसमें सही है। प्रश्न पूछा जाता है कि हवाई जहाज जो हैं वह किस परत में उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी याद रखना है साथ में। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लिखा है यह ठंडे प्रकार का मरुस्थल है। दूसरा है यह एक समय में हरा भरा मैदान था। तीसरा है यह केवल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। और चौथा है यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो सही कथन पूछा गया है, तीसरा विकल्प इसमें सही है, यह केवल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका की निम्नलिखित परतों में से किसमें ह्यूमस पाया जाता है? पहला विकल्प है ऊपरी मृदा, दूसरा है अपक्षयित चट्टान, तीसरा है जनक चट्टान और चौथा है उपमृदा। तो ह्यूमस क्या होता है सबसे पहले ये जानना आवश्यक है। तो मिट्टी की सबसे ऊपरी पतली परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा भरपूर होती है। तो ऊपरी परत में ह्यूमस पाया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल सुअपवाहित दोमट मृदा में सबसे अच्छी तरह उगती है? पहला विकल्प है कॉफी, दूसरा है कपास, तीसरा है चाय और चौथा है जूट। तो दोमट मृदा में सबसे अच्छी फसल जो उगती है वह है चाय। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक जोखिमों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों में से किस एक को उपाय नहीं माना गया है? पहला विकल्प है विषैले पदार्थों की भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। दूसरा है उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तीसरा है घने बसे आवासीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रों के निकट होने चाहिए। और चौथा है आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, घने बसे आवासीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रों के निकट होने चाहिए। इस प्रश्न का तीसरा विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, द्राक्षा कृषि विटीकल्चर से अभिप्राय है। द्राक्षा कृषि विटीकल्चर से अभिप्राय है। पहला विकल्प है विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। दूसरा है अंगूरों की खेती। तीसरा है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन और चौथा है वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना। तो द्राक्षा कृषि से अभिप्राय है अंगूरों की खेती। दूसरा विकल्प इसमें सही है। मत्स्य पालन कहलाता है पिसीकल्चर। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है सेरीकल्चर। और वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना कहलाता है हॉर्टिकल्चर। तो इन तीनों के बारे में भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लिखा है सभी महाजनपदों की राजधानी नहीं होती थी। दूसरा है महाजनपद के सभी राजा समस्याओं पर निर्णय के लिए सभाओं में मिलते थे जिन्हें संघ कहते थे। तीसरा है महाजनपदों में सेना का रखरखाव आम लोगों के द्वारा दिए गए उपहारों द्वारा किया जाता था। और चौथा है प्रत्येक महाजनपद किसी एक राजा द्वारा शासित नहीं होता था, अपितु सैकड़ों
शासक मिलकर शासन करते थे वह प्रत्येक शासक राजा कहलाता था। तो इसमें महाजनपद के बारे में जो सही है वह पहला विकल्प है, सभी महाजनपदों की राजधानी नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना निम्नलिखित में से किसने की? पहला विकल्प है इलांगो, दूसरा विकल्प है थिरुवल्लुवर, तीसरा है नक्कीरर और चौथा है सत्यनार। तो सिलप्पदिकारम की रचना की इलांगो ने, पहला विकल्प इसमें सही है। यह प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है, यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? पहला विकल्प है बोध गया में, दूसरा है मगध में, तीसरा है सारनाथ में और चौथा है वाराणसी में। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, पहला विकल्प इसमें सही है। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी में और इनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध के बारे में ये सब बातें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगरों में वलय कूप खोजे गए हैं जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व विकसित थे, जिनका उपयोग होता था। पहला विकल्प है पूजा के लिए, दूसरा है नहाने के लिए, तीसरा है कूड़ेदान के लिए और चौथा है सिंचाई के लिए। तो प्राचीन नगरों में जो वलय कूप खोजे गए हैं उनका उपयोग होता था कूड़ेदान के लिए, गार्बेज डंपिंग, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विशाल जलाशयों हौजे सुल्तानी का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया? पहला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा विकल्प है फिरोज शाह तुगलक और चौथा विकल्प है इल्तुतमिश। तो हौजे सुल्तानी का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लिखा है, उसने पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए चर्च को दान देने की प्रथा को प्रोत्साहित किया। दूसरा है, अनेक कैथोलिक ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में खोजते हैं। तीसरा है, उसने यह महसूस किया कि रोमन प्रोटेस्टेंट चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। और चौथा है, उसने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो मार्टिन लूथर के कार्य के संदर्भ में जो सही है वह तीसरा विकल्प है, उसने यह महसूस किया कि रोमन प्रोटेस्टेंट चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। तो मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो थे ये जर्मन प्रोफेसर थे, संगीतकार भी थे, पुजारी, भिक्षु और प्रोटेस्टेंट सुधार में मौलिक व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, लिखा है, 3 श्रेणियों का विचार 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है, समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। दूसरा कथन है, 3 वर्गों में समाज के विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था, जिससे ईसाई धर्म समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ कर सके। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही हैं, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है, नियम और उपनियम सीधे जनता लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा है, निर्णय चुने सदस्यों द्वारा अधिकृत और पर्यवेक्षित होते हैं। तीसरा है, एक अभिजात वर्ग के समूह द्वारा नियम बनाए जाते हैं। और चौथा है, निर्णय वंशानुगत शासक द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, निर्णय चुने सदस्यों द्वारा अधिकृत और पर्यवेक्षित होते हैं।
दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति निम्नलिखित में से, पहला विकल्प है पंचायत समिति, दूसरा है जिला परिषद, तीसरा है पंचायत का प्रधान और चौथा है सरकार। तो ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, यानी राज्य सरकार द्वारा। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद से जुड़े 2 राज्य हैं। पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक और केरल। तो कावेरी जल विवाद से जुड़े 2 राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। लिखा है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, दूसरा है वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तीसरा है मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के कार्यालय अलग अलग नहीं होते और चौथा है मुख्यमंत्री का चुनाव बहुमत प्राप्त दल के विधायकों द्वारा किया जाता है। तो मुख्यमंत्री के विषय में जो सही है वह चौथा विकल्प है, मुख्यमंत्री का चुनाव बहुमत प्राप्त दल के विधायकों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बुनकर सहकारी संस्थाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। लिखा है सहकारी संस्थाओं को सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती, दूसरा है सहकारी संस्थाएं व्यापारियों की भूमिका को कम करती हैं और बुनकरों को उनके कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करती हैं, तीसरा है सहकारी संस्थाएं केवल निजी उद्यमियों के साथ व्यापार करती हैं और चौथा है सहकारी संस्थाएं विक्रय का कार्य नहीं करती, केवल उत्पादन करती हैं। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, सहकारी संस्थाएं व्यापारियों की भूमिका को कम करती हैं और बुनकरों को उनके कपड़ों का उचित मूल्य प्रदान करने में मदद करती हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। लिखा है यह कार्यपालिका का चयन करती है, दूसरा है यह संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तीसरा है इसमें 245 मनोनीत सदस्य होते हैं और चौथा है इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, यह संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की अनंतिम व्याख्या करने वाला है। पहला विकल्प है कार्यपालिका, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है भारत के नागरिक और चौथा है विधायिका। तो भारत के संविधान की अनंतिम व्याख्या करने वाला है न्यायपालिका, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, दीवानी कानूनों का संबंध है। पहला विकल्प है व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से, दूसरा है राज्यों के बीच टकराव से, तीसरा है केंद्रीय एवं राज्य सरकार के बीच टकराव से और चौथा है ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। तो दीवानी कानूनों का संबंध है व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी एफआईआर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वह बताना है। पहला है, यदि अपराधी व्यक्ति की पहचान और गवाहों की जानकारी है तो उनका उल्लेख किया जाता है। दूसरा है, एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। तीसरा है, शिकायत करने वाला एफआईआर की एक नकल निर्धारित शुल्क प्रदान कर प्राप्त कर सकता है और चौथा है, संज्ञेय अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है तीसरा विकल्प है, शिकायत करने वाला एफआईआर की एक नकल निर्धारित शुल्क प्रदान कर प्राप्त कर सकता है। ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की जांच के लिए सन 2005 में गठित कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी। पहला विकल्प है पीके थंगन, दूसरा है डीएस कोठारी, तीसरा विकल्प है आर सच्चर और चौथा है बीपी मंडल। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, आर सच्चर यानी राजेंद्र सच्चर। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सितंबर 2016 वाले पेपर के साथ, क्योंकि 2016 में 2 पेपर हुए थे, फरवरी में और सितंबर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सितंबर 2016 वाले पेपर के साथ। 2016 में 2 पेपर हुए थे, एक मई में हुआ था, एक सितंबर में हुआ था। तो ये मई वाला पेपर था। अब सितंबर वाले पेपर के SST के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।